नमस्कार, स्वागत है आपका। ग्रामीण भारत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में एक घोषणा की है कि कोरोना काल में मरने वाले, खासतौर पर सेकेंड वेव अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन मरने वाले प्रत्येक के परिवार को सरकार 1,00,000 रुपया देगी। अभी तक अगर हम आंकड़ों की बात करें, सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो तकरीबन 7,300 लोग कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर मारे जा चुके हैं। अगर प्रत्येक को 1,00,000 देने की बात करें तो ये कई सौ करोड़ रुपए में बात जाएगी। बात बहुत बड़ी है, खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन खाली हो चुका है पिछली सरकार के मुताबिक, और नई सरकार भी अभी जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि कई ऐसी जरूरत है मध्य प्रदेश की जहां सरकार को पैसे की जरूरत है। लेकिन बात यहां पर यह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने 1,00,000 रुपए दिया तो कहां से लाएंगे। यह तो बहुत जरूरी था कि जिसके परिवार का आदमी कोरोना की वजह से गया है उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की मदद की जरूरत जरूर है, लेकिन ये आएंगे कहां से और किस तरीके से होगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी निकल कर आती है कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने 1,00,000 रुपया परिवार को देने की बात कही तो है, लेकिन अगर उससे पहले की हम बात करें तो अभी तक प्रॉपर रूप से इलाज शुरू से क्यों नहीं करवाया गया, सेकेंड वेव को रोकने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर क्यों नहीं करवाई गई, क्यों ऑक्सीजन के मारे हाहाकार मचा। इन सारे विषयों को एक साथ इस मंच पर हम आज लेकर आए हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश के जाने माने दो लोग हैं। आज हमारे साथ रिटायर्ड कमिश्नर वीरेंद्र कुमार बाथम जी है। बाथम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार जी। और सेकंड मेरे मित्र हैं जो कि पत्रकार है जाने माने, सचिन गंगराडे जी। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सचिन जी, पहला प्रश्न आप ही से मेरा। सचिन जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है 1,00,000 रुपए प्रत्येक परिवार को देंगे जिनके परिवार का आदमी कोरोना से मरा है, क्या कहेंगे? जी देखिए विनीत जी, जब से कोरोना आया है या कोरोना की शुरुआत हुई, चाहे वो पहली लहर हो या दूसरी लहर, शिवराज सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए उनको फ्रंटलाइनर घोषित किया, उनके लिए कुछ सेवाएं दी, सुविधाएं दी। तो उसके बाद फिर उन्होंने अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी उसमें लाना, कोरोना फ्रंटलाइनर बनाया, उनके लिए भी सुविधाएं दी। अभी बीच में उन्होंने नियम निकाला कि अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, जो भी शासकीय कर्मचारी की डेथ होगी उनको पेमेंट भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा, राशि दी जाएगी। अभी आपने देखा कि हम पत्रकार लोगों के लिए भी उन्होंने घोषणा की है कि इनको भी कोरोना वॉरियर्स मानकर कोरोना से अगर मृत्यु होती है तो इन्हें भी राशि दी जाएगी। शिवराज सरकार लगातार ये राशि घोषणाएं कर रही है। अभी जो रिसेंटली उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपए जो कोरोना से मृत व्यक्ति होगा इन्हें दिया जाएगा। अब आपने पहला सवाल, आपने जो वही सवाल उठाया कि ये 1,00,000 रुपए आएगा कहाँ से। ये तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवराज सरकार पहले ही खजाना खाली है, और जिस हिसाब से आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिस हिसाब से आपने कहा है कि इतना पैसा 21,000 करोड़ कुछ लग जाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि शिवराज सरकार के बस में भी है कि इतना पैसा जनता को दे पाए। जी। बाथम सर, आप प्रशासनिक स्तर पर रहे हैं और कई जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो आपने खुद बनाई हैं, आगे बढ़कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे सरकार का ये कदम कैसा है? सरकार का जो कदम है उन लोगों के लिए बड़ा सुहावना है जो सरकारी नियम, सरकारी योजनाओं को नहीं जानते। आपको ख्याल होगा कि जब भी राष्ट्रीय आपदा में मृतकों को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। आपने देखा होगा एक्सीडेंट में लोगों को 2,00,000 रुपए देते हैं। आपको देखा होगा नदी में डूबने वालों को पैसा मिलता है। तो जब इस तरह की आपदा में है तो ये भी एक मानव निर्मित आपदा नहीं है, ये एक ऐसी आपदा है, पूरे विश्वव्यापी आपदा है, कोरोना संक्रमण। तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए 4,00,000 रुपए प्रति परिवार देना चाहिए। भारत सरकार की पहले भी एक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना चल रही थी, गरीबों को 20,000 रुपए देने का उसमें प्रावधान था। मध्य प्रदेश में भी वो योजना समाज कल्याण विभाग जो है संचालित करता, सामाजिक न्याय विभाग संचालित करता था।
दूसरा उन्होंने घोषणा की अनुकंपा नियुक्ति। ये अनुकंपा नियुक्ति कोई नई नियुक्ति नहीं है। सरकारी शासकीय सेवकों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का पहले से ही प्रावधान है। उसमें तृतीय क्लास और चतुर्थ क्लास के पद पर उसकी योग्यता और उसकी आयु को देखते हुए नियुक्तियां दी जाती है। तो ये कोई नई चीज नहीं। मैं यहाँ आपको ध्यान ये बताना चाहूंगा कि एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने उपचुनाव में अपना घोषणा पत्र में 2 बातें बताई थी। उसमें उन्होंने बोला था कोरोना को राज्य आपदा घोषित करेंगे और आपदा में 4 लाख रुपए मृतक परिवार के आश्रितों को दिए जाएंगे और एक परिवार के भरण पोषण के लिए किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। तो रोजगार किसी क्षेत्र में हो सकता था। तो यदि ये सब चीजें जो हैं वो सुनने में और समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन इनके जब इम्प्लीमेंट करना होता है उसमें बड़ी कठिनाइयां आती। आज सेकंड लहर में पहले लहर के लोग जो मर गए थे उनके लिए क्या होगा? क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? उनके परिजन इस बात का प्रश्न शासन के सामने रखेंगे। दूसरा, जो मरे हैं हॉस्पिटल में मरे हैं, हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है जिसमें कोरोना से मृत्यु देखी गई है, जो बहुत कम संख्या में है। कोरोना के बाद कोरोना का आफ्टर इफेक्ट में हार्ट अटैक से भी कई लोग मरे हैं। तो उनको कोरोना से मृत्यु के रूप में नहीं बताया जाएगा। तो ये फॉर्म एक विपद फॉर्म, एक विपद फॉर्म, 2 पता नहीं कितने तरह के फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका वेरिफिकेशन होगा, कौन हो। वास्तव में सरकार को यदि देने की सही मंशा है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। डाटा उनके पास अवेलेबल है, तो वो डाटा से वेरीफाई करके समग्र और आधार में सबके अकाउंट नंबर हैं, उसके आधार पर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसमें राजनीतिक श्रेय लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए, सहायता का श्रेय लेने की जरूरत होना चाहिए। इससे वास्तव में मानव कल्याण और नागरिकों के हित के बात होगी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो सारे के सारे आरटीपीसीआर से कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स देना होंगी। सबसे बड़ी बात यह कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हो रहा है, नाक के द्वारा जो टेस्ट होता है, उससे भी कई लोग पॉजिटिव हुए, उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हुए। फिर WHO की ये गाइडलाइन आई थी, बाद में WHO ने ही ये बोला था कि हो सकता है कि आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी आदमी कोरोना पॉजिटिव ना पाया जाए, उस एवज में सीटी स्कैन करवाकर ही कोरोना को डिटेक्ट किया जा सकता है। इस पे सरकार की कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कई दैनिक समाचार पत्रों में, कई टीवी चैनल्स में ये खबर डेली देख रहे हैं, आए दिन देखते रहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई लोगों का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और वहीं क्या बोलते हैं, सरकारी आंकड़े उससे कई गुना कम दिखाई जाते हैं कि आज के दिन इतने लोग मरे। सचिन भाई, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सरकार को और कितनी बड़ी गफलत है ये? देखिए विनीत जी, जब ये योजना लागू हुई है उसी दिन मैंने कहा था कि ये विवाद का विषय बन सकती है योजना। जिस दिन इस योजना को शिवराज सरकार ने लॉन्च किया या घोषणा की, उसी दिन से इसमें विवाद शुरू हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आंकड़ों को लेकर सवाल उठा दिया, और वाकई में आंकड़ों को लेकर के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। सरकार, आपने जैसा कहा कि सरकार कह रही है कि कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 7,000 के करीब जो है कोरोना से मृत हुए हैं, और वही कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर लोग कोरोना से जिनकी डेथ हुई है। अब सरकार किन आंकड़ों की बात करती है? आंकड़े हम 2 तरह से कह सकते हैं, या तो आप हॉस्पिटल से आंकड़े लेंगे या तो फिर आप शमशान घाट से आप आंकड़े लेंगे, कब्रिस्तान से आंकड़े लेंगे। तो जो कमलनाथ जो कह रहे हैं कि शमशान घाट और जो भी कब्रिस्तान के अगर आप आंकड़े लेंगे तो उसमें मृत जो इस दौरान 1 महीने के अंदर में जो लोग मृत हुए हैं उनकी संख्या करीब 1.5 लाख के करीब है, 1,45,000 करीब है। उसमें कम से कम 80% लोग जो है वो कोरोना से मृत पाए गए हैं, उनका अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है। तो सरकार किस आंकड़ों को मानेगी? जो हॉस्पिटल से दिए गए आंकड़े हैं या जो शमशान घाट के दिए गए आंकड़े हैं? और शमशान घाट के आंकड़े सभी जानते हैं कि शमशान घाट के आंकड़े
जो स्थानीय सरकार होती है, नगर निगम या जो भी वहाँ स्थानीय लोग होते हैं, उनके पास दर्ज होते हैं। तो सरकार को पहले ये तय करना है कि वो किन आंकड़ों के आधार पर 1 लाख रुपया मृत लोगों को देगी। यही सबसे बड़ा विवाद का विषय है। और आप देख रहे हैं कि इस विवाद को लेकर के जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जब कहा कि ये सरकार आंकड़े छिपा रही है, तो नरोत्तम जी सामने आए, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी जो है राजनीति कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इंदौर में फिर जीतू पटवारी ने बयान दिया है, उसके बाद मेंदोला सामने आए। कुल मिलाकर के ये राजनीति हो रही है, और सरकार किस आंकड़ों पर देगी उसने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। कि वो सरकार का कहना है कि हम जिला स्तर पर जो भी मॉनिटरिंग कमेटी होगी उसके हिसाब से जो भी वो भेजेंगे। अब सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी प्रमाण पत्र लेने में कितनी दिक्कत है आम आदमी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर सचिन भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि चलिए सरकार ने 7,300 लोगों को लगभग अपन मान के चलते हैं कि भैया कोरोना से मरा हुआ मान लिया, लेकिन जो लोग कोरोना के कारण मरे हैं, अब अगर उन्हें सिद्ध करना है कि भैया उनके परिवार का आदमी कोरोना से मरा है, तो वो कैसे सिद्ध करेगा? कलेक्टर के पास जाएगा, मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा, जिले में जो मेडिकल बोर्ड है उसके पास जाएगा। अब यहाँ पर शुरू होगा भ्रष्टाचार, सीधा सीधा भ्रष्टाचार, जिससे मध्य प्रदेश की सरकार बचने के बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन आपको अगर 1 लाख रुपया चाहिए, अगर आपको कोरोना का क्या बोलते अपने परिवार के सदस्य को कोरोना से मरा हुआ बताना है, तो तय बात है कि किसी ना किसी कहीं ना कहीं जाके आदमी परेशान होगा और भ्रष्टाचार के गिरोह में पकड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे बचे हैं, जिनके परिवार में बुजुर्ग लोग बचे हैं, वो कैसे इतनी जद्दोजहद कर पाएंगे? कहां से कोरोना के लेकर आएंगे? कई लोग होम आइसोलेशन में। WHO का सीधे सीधे तौर पर यह कहना था कि अगर किसी को ज्यादा सिम्टम्स नहीं है तो वो होम आइसोलेशन में रह सकता है। अब होम आइसोलेशन में उसकी तबीयत बिगड़ी और वो मर गया, कोरोना से मरा, और टेस्ट करवाया था रिपीट एंटीजन, यानी कि नाक से, सीधी सी बात है। तो अब रिपोर्ट कहां? क्योंकि RT-PCR का तो सबूत है, RT-PCR के तो SMS आ जाते हैं। सर बाथम सर, मुश्किल बड़ी है, मुश्किल बड़ी है, क्या किया जाए? आपने बहुत अच्छी बात की है। हम यदि ग्रामीण अंचलों की बात करें, वो जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहा है, साधनों का अभाव है, वो लोग शहरों में नहीं आ पाए। जो कोविड के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बने थे वहां तक नहीं आ पाए। उन्होंने देसी इलाज करा कर ही अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। ऐसे कालगति को प्राप्त हुए जिनका अंतिम संस्कार भी कोई नदी किनारे हो गया, कोई जंगल में हो गया, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं। दूसरी बात यह है, कुछ ऐसे लोग भी मरे हैं घर के कमाने वाले, जिन जो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों मर गए, उनके नाबालिग बच्चे हैं। कोई दूध पीता बच्चा है, तो कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है ना। तो ये पैसा कौन क्लेम करेगा? क्योंकि है नॉमिनी की बात आएगी, जब नॉमिनी की बात आएगी तो बोलेंगे सक्सेसफुल सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब वो छोटा बच्चा सक्सेसफुल सर्टिफिकेट लेने कहाँ जाएगा? गरीब आदमी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सचिन जी ने जो बताई है वो बात को मैं बताऊंगा कि इसमें राजनीतिकरण होगा। तो राजनीतिकरण में एक शिष्टाचार दिखाते हुए उन लोगों को ही ये भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी जो राजनीतिक दल सत्ताधारी से सीधे जुड़े होंगे। एक विधायक जी आएंगे, एक नेता जी आएंगे, वो सीधा बोलेंगे इसको दे दो, इसको नहीं दो, तो वो बंदर बाट की तरह हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि जब हमारा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस तरह की जो भी सहायता देना है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू दो। प्लेटफॉर्म के थ्रू वेरिफिकेशन जिसको देना है उसके आसपास कोई पता नहीं लगे कि इसके पैसे राशि जा रही है, बस उसकी सत्ता की जानकारी कर ली जाए। और मुझे अभी जो बताया गया है कि 80% कोरोना से, जैसा आप ये बता रहे हैं कि जितनी इस बीच में डेथ हुई है, 80% डेथ जो है कोरोना संक्रमण से हुई है, तो उनको सहायता राशि दी जानी चाहिए। लेकिन ये सहायता राशि कम से कम इसमें इफेक्ट बर्ड ना लगा दिया जाए कि उनने बोला गरीबों को देंगे, तो उनने बोला इनकम टैक्स पेई को नहीं देंगे, तो उनने बोला कि सरकारी कर्मचारी उनको देंगे। ठीक है, कोई भी एक राशि मिले, जिसको अनुग्रह राशि सरकारी तौर पर मिल रही है उसको आप मत दो, और बाकी सबको देना चाहिए। इस टाइम पे इलाज के दौरान आपने देखा होगा विनीत जी, हॉस्पिटल के ने क्या किस तरह का व्यवहार किया था कि लोग अपने अपने मकान बेचे, अपने गहने बेचे, गिरवी रखे,
कहाँ से दोस्तों से उधार लाए और हॉस्पिटल का पेमेंट कराया। अरे भैया, यदि अनुग्रह राशि नहीं देना थी तो कम से कम पहले से ये कर देते। हाँ, तो वो हॉस्पिटल को मृतक के खाते में जो हॉस्पिटल की फीस है वो जमा हो जाती। हाँ, अब हल इसका सिर्फ यही है, ईमानदारी कि जो यहाँ मरे पर हैं पंचनामा उसको बनाया जाए, उसको वेरीफाई वहाँ के परिजनों से, डॉक्टर से, या यदि हॉस्पिटल से नहीं मरा है, बाहर मरा है, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि जो पार्षद हो, सरपंच हो, उनसे करा के सरकार को राष्ट्रीय परिवार सहायता की तरह ये राशि भी उसके खाते में सीधे भेजी। बिल्कुल, ये इम्प्लीमेंट ज़रूर होना चाहिए और ये ज़रूरी भी। अब इन सारी बातों को अगर हम दरकिनार भी कर दें, हम तो एक बात बोलते हैं, पिछले 1.5 साल से कोरोना ने घेर के रखा हुआ है। कुछ महीनों के लिए लॉकडाउन हटा, उसके बाद लॉकडाउन फिर शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में कई लोगों की आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई और ऐसी स्थिति में ही परिवार का मुखिया कोरोना की भेंट चढ़ गया। अब जो परिवार का मुखिया कोरोना की भेंट चढ़ गया, जिसका परिवार उस मुखिया के भरोसे था, वो मर गया। अब ये सोचिए कि क्या 1 लाख रुपए में उस परिवार का कल्याण हो जाएगा? उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके बच्चों की शादियां हो जाएंगी, उसकी पत्नी का जीवन गुजर जाएगा, उस पर आश्रित लोग कैसे जी पाएंगे? मुख्यमंत्री को यहां चाहिए था कि वो आने वाले समय में उस परिवार की मजबूती दे, उस परिवार को मजबूती दे, कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण की व्यवस्था करें, ना कि सिर्फ 1 लाख रुपए देके पड़ला झाड़ ले। सचिन भाई क्या कहेंगे? जी विनीत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिवराज सरकार ने वैसे घोषणा तो की है कि जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, उनको 21 साल की उम्र तक 4,000-5,000 कुछ देने की व्यवस्था की है और भी इसमें सुविधाएं पेच देने है की बात। सचिन भाई, माँ बाप दोनों मर जाएं, माँ जिंदा हो, मुखिया चला गया, क्या करेगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो सरकार ने उसमें यही एक नियम डाल दिया है कि दोनों माँ बाप अगर मर जाते हैं तो ये व्यवस्था दी जाएगी। किंतु हमने देखा है कि इस जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौत युवाओं की हुई, और ऐसे युवा हुए हैं जो 30 से 40 साल की उम्र तक के आसपास थे, और ये अपने परिवार के मुखिया थे। पूरी आजीविका का साधन इन्हीं के ऊपर था, पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। अधिकतर आप अगर डेथ का रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे तो यही युवा ज्यादातर मरे हैं जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। तो सरकार इनके लिए क्या नियम है, क्योंकि उनकी पत्नी घरेलू है या हो सकता है कि वो जॉब नहीं करती हो, तो ये तो एक तरह से ये महामारी की भेंट चढ़ा है। तो इनके लिए सरकार को जरूर कुछ ना कुछ नियम बनाने चाहिए। मैं बाथम साहब की इस बात से भी सहमत हूँ कि इस सरकार को सबको देना चाहिए। इसमें ये नियम नहीं होना चाहिए कि पति पत्नी या माँ बाप दोनों खत्म हो गए हो तो उसमें दिया जाए। हो सकता है सरकार के पास ज्यादा मतलब समय के लिए चीजें ना हो, और कम से कम शुरू में या कुछ सालों तक उसको इस नियम में ला करके उनको ढांढस बनाना चाहिए, क्योंकि उसके घर का मुखिया जो है, जो मेन कमाने वाला व्यक्ति है, वो खत्म हो गया है और उसकी अभी उम्र भी कम थी, क्योंकि वो 30 से 35 साल या 40 साल की उम्र तक के ज्यादा से ज्यादा युवा गए हैं। हमारे कई साथी जो युवा पत्रकार रहे, वो भी जो परिवार की जिम्मेदारी लेते थे वो खत्म हो गए हैं। तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नियम नहीं होना चाहिए कि सिर्फ माँ बाप दोनों खत्म हो गए या बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात और बाथम सर ने मेरे से कहा कि अभी पंजीयन के आप साबित कैसे करेंगे कि 1 लाख रुपए किसे देना है। तो आपने जैसे कहा सर ने, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि आप पंजीयन के पूरे आंकड़े निकाल लीजिए, चाहे वो शमशान घाट के हो, चाहे वो हॉस्पिटल के हो, चाहे कहीं का, आप सबको दीजिए। क्योंकि मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूँ कि इस बात में विवाद होगा, सरकार को इस विवाद से बचना चाहिए। भाई विवाद, जैसे आपने कहा प्रमाण पत्र, एक आदमी प्रमाण पत्र, गांव की स्थितियां ये है कि वो प्रमाण पत्र लेने के लिए उसकी एडी गिर जाएगी। सभी जानते हैं हम कि हमारे यहाँ प्रमाण पत्र बनना कितना मुश्किल है। अधिकतर लोग निजी अस्पतालों में खत्म हो गए हैं। अब निजी अस्पतालों से प्रमाण पत्र लेना कितनी टेढ़ी खीर है, सभी जानते हैं। तो सरकार को इस तरह कुछ सोचना चाहिए कि आप किस तरह से इसका वेरीफाई करेंगे कि ये कोरोना से मृत है। क्योंकि शमशान घाट में कहीं जो अंतिम संस्कार हुए हैं वो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से हुए, उसे मानेंगे, शमशान घाट की लिस्ट मानेंगे, निजी अस्पतालों की मानेंगे, या अपने खुद के सरकारी आंकड़े मानेंगे? सरकार को इस पे बात स्पष्ट करना चाहिए। बाथम सर, बहुत छोटे में एक आंसर चाहूंगा, स्पष्ट रूप से, सरकार क्या करे अब? देखिए, सरकार को उस तरह की व्यवस्थाएं करना चाहिए जो बहुआमी हो।
एक सुझाव सरकार को दिया है सोनिया गांधी जी ने। उन्होंने बोला है कि नवोदय विद्यालय में ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है उनको प्रवेश दिया जाए। तो वहां पर मेरा बिल्कुल सहमति है कि उनको प्रवेश के साथ साथ स्कूल निःशुल्क ही नहीं चाहिए, शिक्षा निःशुल्क नहीं चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा भी उनको होना चाहिए। कम से कम 18 साल तक की उम्र के लिए ये पूरी सुविधाएं, पूरा भरण पोषण सरकार अपने हाथ में ले, जो विदेशों में आपने देखा होगा। और इन बच्चे इसको कास्ट फैक्टर हटाते हुए, इनकम फैक्टर हटाते हुए सभी बच्चों को एक स्कॉलरशिप, कोरोना स्कॉलरशिप देना चाहिए। कोरोना स्कॉलरशिप में उसी तरह हो रहा है जैसे पेंशन, मान लो पेंशन, अनाथ बच्चों को पेंशन देने का प्रावधान है, लेकिन वो मात्र 300 रुपए केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार ने, पिछली सरकार ने 600 रुपए करने की घोषणा की थी, 450 तक हुई है। कम से कम वो यदि आपको 1500 रुपए कर देते हो। जैसे भोपाल में गैस त्रासदी से के प्रभावित मृतक के परिजन को, विधवा को पेंशन दी जाती थी, वो एक पेंशन राशि थी। दूसरा, शहीदों के सैनिकों की माँ और पिता को भी 5000 रुपए महीने की पेंशन दी जाती है। ऐसे कुछ 2500-3 हजार रुपए की पेंशन की व्यवस्था इन बच्चों के लिए करना चाहिए। मैं सचिन जी की इस बात से काफी सहमत हूँ कि बीच का जो व्यक्ति है, घर का युवा, हाँ, जिसके सामने बच्चों को उंगली पकड़ के ऊपर बढ़ाना है, तो बूढ़े लोगों को कंधा देना है। मतलब बूढ़े लोगों की सहायता बच्चों की तरह सहायता एक समान हो जाती है। उनकी सेवा, उनको सहयोग उस तरह का देना होता है। तो ऐसी स्थिति में वो युवा, यदि कालगति को प्राप्त हो गया है करुणा संकट से, तो मेरा ये कहना है कि वो वृद्ध माता पिता जो, उनको भी पेंशन की सुविधा देनी चाहिए और बच्चों को भी वो सुविधा देना चाहिए। लेकिन इसमें खुद उदारता से और स्पष्ट नियम बनाते हुए एक बार में सरकार को ये कदम उठाना। जहाँ तक वित्तीय भार की बात है, तो वित्तीय भार बहुत से आते हैं। वित्तीय भार इस तरह के आते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। आप देखिए, कई विधायक निधि एक पैसा है, उसको आप रोको ना। विधायक निधि किस काम में आ रही है? सिर्फ दिखावे के लिए, वेंटिलेटर कुछ जगह ले लिए, ऑक्सीजन प्लांट की भी बात करना। लेकिन आपने कभी सोचा वेंटिलेटर के इंजीनियर को क्या ट्रेन किया आपने? नहीं किया। आप यदि ऑक्सीजन प्लांट लगा लोगे तो क्या उसके लिए आपने इंजीनियर और टेक्नीशियन को ट्रेन किया? नहीं किया। ये सफेद हाथी की तरह खड़े हो जाएंगे और हम बाबा लुटेंगे, नेताजी आएंगे, फीता काट देंगे और बोलेंगे कि हमने किया, लेकिन वो संचालित नहीं हो पाए। जिनको संचालन होना जरूरी है, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए। अभी मीडिया के माध्यम से ये समाचार आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ रही है। जब तीसरी लहर आएगी, फिर बाद में बोला जाएगा चौथी लहर भी आएगी। अब आपके साइड इफेक्ट वाली बात कर लो इसमें, कोई बोला व्हाइट फंगस, कोई बोला ब्लैक फंगस। ये कोरोना से ये संकट अलग पैदा हो गया है, जो एक महामारी का अलग धारण कर रहा है। इससे भले ही आदमी मर नहीं रहा है, लेकिन आदमी स्थायी रूप से विकलांग हो रहा, निश्चित हो रहा। सरकार को एक दूरगामी योजना, जी, मुखी योजना जी, कोरोना को लेके बनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में, चाहे वो तीसरी लहर हो चाहे चौथी लहर हो, उन सब में प्रभावितों को किसी न किसी रूप में हम सहायता दें। हाँ, देखिए सरकार भी, अब देखिए क्या जो समस्याएं कितनी है, महंगाई कितनी बढ़ गई है इस दौरान, तो कमाई के साधन रहे नहीं। भाई पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो गया। हमारी जनता कितनी खामोश है। अब वो खामोश जनता को, सीधी जनता के साथ में ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए सरकारों को कि उसका शोषण ही करते जाए और जब सहायता देने की बात तो नहीं है। क्योंकि आपने देखा, राम राज्य की कल्पना सरकार करती है। ये राम राज्य में, जी रामायण में इस बात का है कि कर कैसे लेना चाहिए, कर ऐसे लेना चाहिए पता भी नहीं लगे, और उसी तरह सहयोग भी ऐसा देना चाहिए कि लोगों को पता नहीं लगे, आसपास लोगों को, और आदमी को सहयोग मिल जाए, वो खुश हो जाए और अपना बचा हुआ जीवन अच्छे से जी सके। ठीक है सचिन भाई, क्या कहेंगे? जो हमारी पहली लहर आई थी उसके बाद सरकार से कुछ गलतियां हुई,
दूसरी लहर में कई लोगों को जान माल की हानि का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अब तीसरी लहर की जो बात की जा रही है कि शायद दिसंबर के आसपास तीसरी लहर है, तो सरकार जो है अभी से इसकी तैयारी करे, जो भी कमियां रह गई थी इस लहर में उसे दूर करे। अब दूसरी पक्ष आता है कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है, सब चीजें बंद रखती है, तो आर्थिक पक्ष कमजोर होता है, क्योंकि हमें आर्थिक पक्ष भी देखना है, लोगों की कमाई भी देखनी है। जनता अगर कमाएगी नहीं तो वो फिर आगे उसका जीवन यापन किस तरह से होगा। तो चूंकि अब मैं जहां तक समझता हूं कि इस लहर को देख करके जनता में थोड़ी बहुत तो अवेयरनेस आई है कि हमें किस तरह से अब व्यवहार करना है। पिछली जो लहर थी उसके बाद जनता ने, जब सरकार ने सब लॉकडाउन खोला तो जनता में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर इस लहर को देखकर जनता में भी कुछ ना कुछ है कि हमें बचना है। तो सरकार आर्थिक रूप से लोगों को सक्षम बनाने के लिए अपनी योजनाएं तो लागू करें, जो लोगों को हानि हुई है, शायद जन हानि हुई है, उन लोगों को जरूर वो सहायता प्रदान करें। और मैंने फिर से कहा कि जो युवा लोग जो खत्म हो गए हैं, जो परिवार के जो सहयोगी थे या जो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, सरकार उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करे। दूसरी बात, जो लहर हम तीसरी लहर की जो बात कर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए हम आर्थिक रूप से बाजार खोलें, सिनेमा खोलें, या जो भी हमारे आर्थिक चीजें उसे खोलें, और उसे बड़ी ही सावधानी से करें, उसकी गाइडलाइन का पूरा पालन करें, जैसे हमने यूरोप और अमेरिका के देशों में देख रखा है। खुली छूट बिल्कुल ना दें, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना पूरी जताई जा रही है, हो सकता है कि तीसरी लहर इससे ज्यादा वो हो, तो हम उसकी तैयारी पहले से करें और इसको ठीक ढंग से हम इसको निपटने में सरकार और जनता एक दूसरे की मदद करें। मैं बात मानता हूँ, समय की उपलब्धता की दिक्कत है, आप दोनों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये मानते हैं कि समय बहुत ख़राब है, हम ये मानते हैं कि कोरोना अपना जाल बिछा चुका, हम ये मानते हैं कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये कोशिश काफ़ी है? अभी तक कोरोना से लड़ाई थी, अभी तक संक्रमण रोकने की लड़ाई थी, अभी तक लोगों का इलाज करने की लड़ाई थी, लेकिन अब लोगों को राहत देने की लड़ाई है, अब लोगों के जीवन को वापस से पटरी पर लाने की लड़ाई है। सबसे बड़ी बात, जिनके परिवार के मुखिया मर गए हैं, जो एकलौता परिवार में कमाई करता था, वो अगर उस परिवार से चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है, तो आप सोचिए क्या 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या और पैसा उनके लिए काफ़ी होगा? सबसे बड़ी बात, पूरा लंबा जीवन उनका है, और ऐसे जीवन के लिए कई योजनाएं सरकार को लानी चाहिए। सही बात है, बाथम सर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें बताई जो अगर सरकार माने तो कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूर फ़ायदा होता है। वहीं सचिन भाई ने बहुत सही तरीके से चीज़ों को इंगित किया, लेकिन ये सरकार को सोचना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। हम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री महोदय से यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश आपका है, आप घोषणाएं करने से पहले उसका खाका तैयार कर लीजिए। आप अपने अधिकारियों को बोलिए कि जमीनी स्तर पर इस योजना का या इस घोषणा का असर क्या होगा। लोगों को राहत चाहिए मुख्यमंत्री जी, और लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, हमें भी। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।